गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर लिया था। आपको याद होगा हम लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखा था, याद है ना। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ठीक, फिर हम लोगों ने ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने आयनिक रेडियाई पर क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। आपको याद होगा एनामलस पेयर्स क्या होते हैं, मेटालाइट्स क्या होते हैं, ये बताया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो अगला चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चलो थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग है क्या। देखो बच्चों, अपने चैप्टर के नाम से आपको फीलिंग आ रही होगी, केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल्स के बीच बॉन्ड की स्टडी, है ना। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल्स के बीच बॉन्ड की स्टडी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग। मतलब इस चैप्टर के अंदर एक बात समझ में आ चुकी है कि केमिकल्स बॉन्ड, एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इसी पर हमारा मेन फोकस है ना। बॉन्ड कैसे बनाते हैं, है ना, क्यों बनाते हैं, इन्हीं सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलो छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं हम लोग, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक, चलो देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या है बताओ। केमिकल बॉन्डिंग में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो बॉन्ड ही ना बनाए। जैसे अमोनिया है तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं और अमोनिया बन जाता है। तो मैं कहता हूँ ये बॉन्ड मत बनाए, नाइट्रोजन अलग रहे, हाइड्रोजन अलग रहे, हमारा क्या जाता है, अलग अलग रहे, है ना। तो अब बात ये आती है ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं। देखो जैसे आपको मैं बोलूं, है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं आप 10 किलोमीटर दौड़ कर जाओ और वापस आ जाओ 10 किलोमीटर दौड़ कर, तो क्या आप जाओगे, नहीं जाओगे, है ना। या मान लो, है ना, मैंने कहा आप अपने घर से 5 किलोमीटर दौड़ कर जाओ फिर से आओ, हो सकता है एक बार आप चले जाओ, है ना, कहने पर। अब मैं आपसे बोलूँ, है ना, दिन भर यही करो, तो क्या करोगे आप बहुत करोगे, 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, उसके बाद आप भाग जाओगे, है ना, अपने घर चले जाओगे, दोबारा वहाँ पर मेरे कहने पर नहीं आओगे आप, है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपको हर एक चक्कर पर मैं 10 लाख रुपए देने वाला हूँ, है ना, आप जितने राउंड लगाओगे हर एक राउंड पर आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप, मैं 5 बोलूँगा 15 चक्कर मार कर आ जाओगे, है ना। मैं आपसे 5 बोलूँ तो आप 15 मार कर आ जाओगे। मतलब बोलो आप कोई काम क्यों कर रहे हो, आप कोई काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप, मैं आपसे पैसे की बात ना करूं तो आप 1-2 चक्कर के बाद, है ना, थक जाओगे, घर बैठ जाओगे। मैं बोलूँ 10 लाख या 15 लाख रुपए पर चक्कर पे दे रहा हूं, तो आप, है ना, 5 बजे 15-20 चक्कर लगा दोगे, है ना, और जितना चक्कर उतना पैसा। चलो तो बताओ आपने चक्कर क्यों लगाया, आपने मेहनत क्यों किया, क्योंकि आपको प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्या था, पैसे मिल रहे थे हर चक्कर पे 10 लाख रुपए। तो ऐसे ही, है ना, अगर मैं बिना पैसे सबसे बोलूँ तो आप 1-2 चक्कर बाद बैठ जाओगे, है ना। मतलब आप कोई काम तभी करते हो जब आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप पढ़ते क्यों हो, है ना, आप घर से निकल के स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्योंकि कुछ प्रॉफिट मिल रहा है आपको। प्रॉफिट क्या मिल रहा, प्रॉफिट ही मिल रहा, आपको नॉलेज ही मिल रहा, है ना। तो आप कोई भी काम तभी करोगे जब आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आपको लग रहा है ना नॉलेज हमारे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो आप कोई काम तभी कर रहे हो जो आपको क्या मिल रहा, बोलो, प्रॉफिट मिल रहा। तो ऐसे ही एटम होते हैं, ये कुछ भी करेंगे उसके पीछे उनका प्रॉफिट छिपा रहता है। वो प्रॉफिट क्या है इनका, वो समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे हम लोग, आप, है ना, हम लोग, आप लोग, जो भी कोई भी पर्सन हो, कोई काम तभी करेंगे जब कुछ अपने प्रॉफिट होगा, कुछ अपने को एडवांटेज होगा। तो ऐसे एटम भी होते हैं, ये कोई काम तभी करेंगे जब इन्हें कुछ एडवांटेज मिलेगा। इनका एडवांटेज क्या है बताओ। आपको पैसा मिलने से क्या हो गया, आपको मैंने कहा ठीक है आपने 10 चक्कर लगाया, आपको 15-20 करोड़, मान लो 1 करोड़ रुपये आपको मिल गया, तो आपको क्या फ़ायदा है। आपको फ़ायदा ये हो रहा कि पैसे मिलने के बाद अब अगले, है ना, 25-50 साल की अपनी लाइफ 1 करोड़ रुपए से तो आराम से 25-50 साल चला लोगे ना, ठीक है। सॉरी, उतना साल तो नहीं चला पाओगे, ठीक है, फिर भी कम से कम 10-15 साल तो चला ही लोगे, ठीक है। मतलब हो क्या रहा,
हो क्या रहा कि आपको पैसा मिलने से क्या मिला, आपकी लाइफ अगले 10 से 20 साल की स्टेबल हो चुकी। आपको 2-4 करोड़ रुपए मिल गए तो अब 10-20 साल तो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 20 साल चल जाओगे। बोलो हो क्या रहा, आपको पैसे मिलने से आपको स्टेबिलिटी मिली। आप अगले 20 साल के लिए आपको जॉब के पीछे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, आप 20 साल बिना किसी काम के चला सकते हो। मतलब आपको क्या मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई। क्या मिल गई आपको, स्टेबिलिटी। तो ऐसे ही एटम कोई बॉन्ड तब बनाएंगे जब उन्हें क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। क्या मिलेगा बोलो, स्टेबिलिटी मिलेगा। अब स्टेबिलिटी कैसे मिलता है, तो स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी कैसे मिलता है, स्टेबिलिटी मिलने के 2 रीजन हैं। वैसे रीजन तो एक ही मेन है, मेन रीजन है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होना। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होना। देखो कोई भी रिएक्शन या कोई भी एटम बॉन्ड बनाने से क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है। और जनरली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा तो जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि जो एटम होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। मैं पूछूँ आपसे एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला रीजन है ये प्राइमरी रीजन नहीं है, ये सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन अपना है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज नहीं हुई तो वो उसको वायलेट कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनने का एक सिंपल सा रीजन है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होना चाहिए। चलो एक बात समझो, जैसे आपसे मैं बोलूं, आपकी अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो आपके मैं डाउट को दूर करता हूं थोड़ा सा। जैसे बोलो BeCl2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 and 2 आएगा। तो BeCl2 बोलो, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, फिर भी ये काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए। इसे बोरान ट्राइक्लोराइड BeCl3, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 2 6, लेकिन बोलो इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो इसका स्टेबल होने का यही रीजन है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होता है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना ये मेन रीजन नहीं है, अपना मेन रीजन है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होना। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट आप बोलोगे मैक्सिमम में तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट देखा है, जैसे CH4 आप बता दोगे तो यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, नो डाउट कि 95% से ज़्यादा केसेज में ऑक्टेट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, उसके बावजूद भी वो स्टेबल होता है। आपने सुना होगा कुछ ऑक्टेट को वायलेट कर जाते हैं, जैसे PCl5 हो गया, देखो इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने। बोलो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद भी ये स्टेबल है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखो किसी भी कोई भी एटम बॉन्ड बनाने का मेन रीजन ऑक्टेट कंप्लीट होना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इसी के पीछे परेशान रहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही मेन रीजन है। नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट करना मेन रीजन नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होना मेन रीजन है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो, वाई एटम, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लिखो आप, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, है ना। एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, तो लिख लो रीजन आंसर आप, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, ये मेन रीजन है। एक रीजन नंबर 1 डाल लो ये, और नंबर 2 लिख लो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो पहला रीजन है, पहला आंसर अपना पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, दूसरा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट हर केस में नहीं होता, 95% में होता है, नो डाउट। चलो तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो बताओ, देखो पहला क्वेश्चन था बॉन्ड क्यों बनता है।
ठीक है, तो इसका रीजन तो हमने ढूंढ लिया। अब बात आती है बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है और कितने टाइप का होता है। ठीक, देखो अभी क्वेश्चन था पहला बॉन्ड क्यों बनता है, अब दूसरा क्वेश्चन है ना कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है। देखो तो अगला हेडिंग है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख लो सिंपल आप, या केमिकल बॉन्ड लिख लो। ठीक है, तो जो बॉन्ड होते हैं ना वो जनरली जो बॉन्ड बनते हैं केमिकल्स का वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप, दीज आर ऑफ 3 टाइप। वो पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा क्लास 11th में, सॉरी 10th में। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा अपना है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा अपना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला बोलो आयोनिक बॉन्ड, दूसरा बोलो कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलो तो समझते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड क्या है। देखो आयनिक बॉन्ड ना सिंपल समझो। देखो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दो का नाम आप लोगों ने क्लास 10 में सुना होगा, है ना। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा एडवांस पढ़ा होगा तो उन लोगों ने कोऑर्डिनेट का भी नाम सुना होगा। और है ना 10-15% बच्चे कोऑर्डिनेट का भी नाम जानते हैं 10th पास होने तक, और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं दो को जानते हैं। तो आप तीनों जान लो। अभी 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट और बोलो क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपने पास 3 टाइप के बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आपने जो नाम से क्लियर हो रहा, आयोनिक, आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, देखो जो आयनिक बॉन्ड होता है ना ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और गेन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और गेन से बनता है। इट इज, अभी मैं पूरा एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी एक बार आप थोड़ा उसे अपने थोड़ा बहुत इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। फॉर्म बाय ट्रांसफर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवैलेंट बोलो कैसे फॉर्म होता है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कैसे फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में शेयरिंग होता है। अब देखो अब इसमें एक अंतर है, देखो इसमें जो होता है ना जो शेयरिंग होता है इक्वल शेयरिंग होता है, इक्वल शेयरिंग। तो डिफिनेशन रुक जाओ अच्छा, डिफिनेशन को मैं सेपरेट ही लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सेपरेट ही डिफिनेशन लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, आयनिक में ट्रांसफर और गेन होता है और इन दोनों में शेयरिंग होता है। इसमें इक्वल शेयरिंग होता है और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग होता है। इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो थोड़ा सा समझते हैं, खैर डेफिनेशन भूल जाओ आप, है ना, भूल गए। चलो अपन लोग थोड़ा समझते हैं आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट क्या होता है, थोड़ा सा इसे अपने लाइफ से रिलेट करने का प्रयास करते हैं। चलो एक कोई एग्जांपल एक पहले समझते हैं, जैसे समझ लो आप, है ना। देखो आयनिक बॉन्ड को आप समझो कुछ ऐसा, जैसे देखो आप हो और एक भिखारी आपके सामने, है ना, एक बेगर है और एक आप हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप उस बेगर को 2-4-10 रुपये डोनेट करते हो, यही करते हो ना। अरे आप जा रहे हो, कोई बेगर आपके पास आ गया, है ना, कोई भिखारी के पास आ गया, 2-4 रुपये तो डोनेट करोगे ना। तो आपने डोनेट करा और उसने बोलो उस पैसों को रख लिया। ठीक है, तो आप डोनेट कर रहे हो और वो एक्सेप्ट कर रहा, समझो। ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर करा और उसने गेन करा। इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ट्रांसफर किया, उसने गेन कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा समझ लो आप। ठीक है,
आप एक एटम हो, बेगर एक एटम है, आप एक एटम हो और भिखारी भी एक एटम है, और जो पैसा है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन है। आपने इलेक्ट्रॉन को दिया और उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो आपकी और बेगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो आप इसे इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, समझ गए। तो आपकी और भिखारी के बीच में बोलो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। बताओ क्या आप उसको पैसे देने के बाद 4 दिन बाद उससे क्या बोल सकते हो मेरा पैसा वापस दे दो? नहीं बोल सकते हो आप। पैसा दे दिया आपने, उसे अगर 50 रुपये भी दे दिया, आप कल मांगने जाओगे आपको 1 रुपये वापस नहीं करने वाला, है ना, समझ गए। तो मतलब इसमें क्या हो रहा कि मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हो गया, आपने जैसे 50 रुपये उसे दे दिया, अब आपका उस पैसे पर कोई अधिकार नहीं है, आप उससे कभी भी पैसा नहीं मांग सकते उसे। अब अगर आपने फ्रेंड को दिया तो एक बार आप मांग सकते हो, किसी और को दिया है तो मांग सकते हो, आपने बेगर को दिया है तो आप कभी नहीं मांग सकते हो। अगर आपने भिखारी को पैसा दिया हो तो कभी नहीं मांग सकते हो। ऐसा नहीं करोगे आपने 50 दिया और कल बोलो मेरा पैसा वापस कर दे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, है ना। मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आपका इस इलेक्ट्रॉन से जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब उसका हो गया, आपसे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब डोनेट करने से पहले तक वो इलेक्ट्रॉन आपका था, पैसा आपका था, जैसे डोनेट कर दिया अब उस पैसे का पूरा पावर उसका है ना। चलो तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब बताओ, अच्छा अब कोई बेगर अगर आपके पास आ जाए पैसा मांगने तो आप कब दोगे? अगर मान लो आप, है ना, स्कूल से घर, कॉलेज से घर जाना चाहते हो, आपके जेब में 20 रुपये है और आपको पहुंचने के लिए 20 रुपये चाहिए, कोई बेगर आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, तो क्या पैसा तो डोनेट करोगे? कभी नहीं करोगे, है ना। अगर आपके पास जेब में 1000 रुपये हैं और आपको ज़रूरत केवल 20 रुपये की है और कोई भिखारी आ जाए तो आप 10-20 रुपये डोनेट कर सकते हो। मतलब डोनेट आप कब करोगे? जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा। जब आपके पास खुद ही पैसा कम होगा क्या डोनेट करोगे? कभी नहीं करोगे। आप डोनेट तभी करोगे जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। चलो तो बताओ एक एग्जांपल समझो, जैसे मैं NaCl की बात करूं, बताओ Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करो 281, है ना। Cl का होता है 17, 287। अब देखो यहाँ पर कि देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्या? ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन बोलो निकल गया तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी इच्छा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए। अगर कोई लेके चला गया तो बोलो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, कोई है ना, कोई भूखा आपको दिख जाए, कोई भिखारी दिख जाए जो बहुत तकलीफ़ में हो, आप 100 रुपये दे दो, उसके बाद आपको अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है। मतलब आप क्या हो तो स्टेबल हो जाते हो, आपको है ना बहुत संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमाइज हो गई और आप स्टेबल हो चुके हो। एटम क्यों उसी एनर्जी को बोलते हैं, है ना, कुछ ऐसा रिलेट कर लो आप। बोलो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहा है क्या, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा, तो जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, बोलो जैसे ट्रांसफ़र करेगा तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ट्रांसफ़र करते ही Na बन जाएगा Na+। देखो प्लस, जो केमिस्ट्री में ना प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गया, प्लस का मतलब समझ लो नुकसान, प्लस मतलब समझ लो भिखारी, नुकसान, लॉस, और माइनस मतलब बोलो इलेक्ट्रॉन आ रहा, मतलब कि फ़ायदा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा, ठीक है। बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पहले 11 थे अब 10 बच गए। अब बोलो 10 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो चला गया तो बोलो क्या बोलोगे? प्लस। और बोलो क्लोरीन पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? आ रहा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा, तो वो क्या बन गया? Cl-। और जैसे Na+Cl- बन गया, इस प्लस और माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर जाएगा और ये बन जाएगा NaCl, ठीक है। क्या बन जाएगा बोलो? NaCl। ये अपना हो गया NaCl, ठीक है। चलो दोबारा समझ लो एक बार आप। देखो हो क्या रहा, आयनिक बॉन्ड में हो क्या रहा, आपने एक भिखारी को पैसा डोनेट करा, ठीक है, तो उसने बोलो क्या उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप उस पैसे पर दोबारा कभी मांगने जाओ तो पैसा आपको कभी नहीं देने वाला वो, है ना।
देखो ऐसे ही इसने, जैसे ही पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा क्लोरीन को, अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस सोडियम का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का हो गया। समझ गए? बोलो, ये इलेक्ट्रॉन अब सोडियम का नहीं रह गया, जैसे डोनेट करते ही ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो गया। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, पहले से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। केमिस्ट्री में कम मतलब प्लस, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया मतलब आ रहा मतलब माइनस, तो ये बन गया Na+ और ये बन गया Cl-। क्लियर है? चलो, तो मतलब सिंपल समझ लो, आपके और भिखारी के बीच में, आपके और बेगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही एक आयनिक बॉन्ड है ना? ऐसा रिलेट कर लो, बॉन्ड तो एटम के बीच बनता है ना। आप समझ लो, खुद एक आप एटम हो, बेगर एक एटम है, आप पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन है, और आपके बीच के जो बॉन्ड था, जो रिलेशन बना है ना, आपने उसे पैसा डोनेट कर दिया, अब वो बार बार आपके पास आएगा, मतलब आपका एक रिलेशन बन चुका है, मतलब बॉन्डिंग हो चुकी है। उसी बॉन्डिंग का नाम है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलो, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट देखो क्या है, इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो, आप दो फ्रेंड हो, मान लो दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड है ए और एक बी, दोनों ने कहा चलो बिजनेस ओपन करते हैं अपन लोग। तो इसने कहा चल 20 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ और उतना ही तू लगा दे, है ना? बोलो, जो बिजनेस खड़ा होगा यहाँ पर वो 40 लाख का होगा, है ना? अब जो प्रॉफिट होगा, इसमें जो प्रॉफिट आएगी, अब बोलो ये प्रॉफिट ए का भी है बी का भी है। मतलब सिंपल समझो, इसने 20 लगाया, इसने 20 लगाया, जो बिजनेस खड़ा हुआ 40 का, अब जो बिजनेस खड़ा हुआ इस पर दोनों का इक्वल पावर है ना? अगर मान लो आपने और आपके दोस्त ने, दोनों ने, आपके फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस खड़ा किया, है ना? अब मान लो बिजनेस 1 करोड़ का है, आपके पापा पूछे बताओ कौन सी कंपनी तुम्हारी है, तो बोलोगे ना ये पूरी कंपनी हमारी है। आप जैसे, है ना, मान लो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है और ये आपका कंपनी है। पापा ने पूछा, मान लो कोई पापा सी हैं, इन्होंने पूछा बताओ तुम्हारी कौन सी कंपनी है, तुम क्या बोलोगे? ये हमारी है। इनसे पूछा तो ये भी बोलेंगे हमारी है। मतलब क्या, ये कंपनी तो एक ही है लेकिन दोनों का इस पर इक्वल पावर है। ये भी बोलेगा हमारा है, ये भी बोलेगा हमारा है, मतलब दोनों का पावर इक्वल है। मतलब बोलो इसमें क्या हुआ, जितना पैसा इसने दिया उतना ही पैसा इसने दिया, इक्वल शेयरिंग हो रहा, ये भी दे रहा वो भी दे रहा, शेयर कर रहे हैं दोनों, और शेयरिंग कैसा हो रहा? इक्वल। इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो बोलो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? देखो, अब इक्वल शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन, है ना, बोलो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इक्वल शेयरिंग। अब जो बना फाइनली, जो फाइनली बना, इस पर दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों बोलेंगे हमारा है। जैसे समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, दोनों ने कहा चलो शेयर कर लेते हैं। जैसे ये शेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो कंपनी है, ये समझ लो, यहाँ से रिलेट करो। देखो ये 20 लाख रुपए है और ये इसका 20 लाख रुपए है। जैसे दोनों ने शेयर किया, एक कंपनी बन गई 40 लाख की, ये 40 लाख की कंपनी है। अब बताओ, इस कंपनी पर ए का भी पावर है और बी का भी पावर है। मतलब इस कंपनी पर, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर ए का भी पावर है और बी का भी पावर है ना? बताओ ये कैसा हो रहा? इक्वल शेयरिंग हो रहा है ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर ए का भी अपना अधिकार है, बी का भी अपना अधिकार है। इससे बोलते हो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ए शेयर कर रहा उतना ही बी शेयर कर रहा। इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलो, तो इस पर एक आध एग्जाम्पल दिखा देते हैं थोड़ा सा हम। ऐसे इसका एग्जाम्पल अपने NaCl देख लिया है, तो इसे मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इस कंपनी को, है ना? चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, मेथेन की बात कर लेते हैं अपन। आपने पढ़ रखा है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4 होगा ना? तो बोलो कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन।
बोलो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं 4, और कार्बन कितना चाहिए उसे देखो सभी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 या 2 ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो बोलो कार्बन कहाँ जाना चाहेगा ऑक्टेट के पास। इसके पास अभी कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, और अभी चाहिए कितना 4 और चाहिए, है ना। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। देखो जो हाइड्रोजन हीलियम होता है ना और लिथियम होता है, ये तीनों डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मतलब अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताओ कार्बन को जरूरत है 4 की, हाइड्रोजन को जरूरत है 1 की। ये बोलेगा चलो इस इलेक्ट्रॉन का कर लेते हैं शेयर, ये इलेक्ट्रॉन हमारा भी है और तुम्हारा भी है। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी है और ये कार्बन में भी आ रहा। देखो हाइड्रोजन में भी आ रहा, कार्बन में भी आ रहा। कार्बन देखो कितना हो गया 1 2, तो कार्बन का गोला है ना बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन देखो 1 2 1 2 1 2, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ और कार्बन का ऑक्टेट। समझ गए। तो एक सिंपल वर्ड याद रख लो कि कोई एटम उतना बॉन्ड बनाएगा, कोई एटम उतना बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास ऑक्टेट या डुप्लेट होने से कम होगा। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 8 होने से कितना कम है 4, जितना कम उतना ही बॉन्ड। देखो एक बॉन्ड, अब इसको आप ऐसा डिनोट कर सकते हो ऐसा, बोलो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कितना कम है डुप्लेट होने से 1 कम है। डुप्लेट मतलब 2 चाहिए ना उसे, तो 1 है 1 कम है, इसलिए इसने 1 ही बॉन्ड बनाया। तो सिंपल याद रख लो कोई एटम उतना ही बॉन्ड बनाएगा जितना उसे रिक्वायर्ड होगा, है ना। बोलो इसे 4 की जरूरत थी कार्बन को, तो कार्बन ने 4 बनाया। हाइड्रोजन को 1 की जरूरत थी तो इसने 1 बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, आप लोग फटाफट पॉज करके नोट कर लो इस पार्ट को, मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो डेफिनेशन नोट तो कर ही लिया होगा। चलो देखो, अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, अच्छा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाद में कुछ बच्चे दिक्कत में आ जाएंगे। इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग। ध्यान देना, तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया CH4 का। बोलो कार्बन के वैलेंस शेल में था 4 इलेक्ट्रॉन और 4 की जरूरत थी, तो इसने 4 बॉन्ड बना लिया। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता सिंगल बॉन्ड, एक होता डबल बॉन्ड और एक होता ट्रिपल बॉन्ड। उसको आप सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बोल सकते हो। तो हम सिंपल वर्ड में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। चलो ठीक, ये अपना सिंगल बॉन्ड है। बोलो डबल बॉन्ड क्या, जैसे मैं O2 की बात कर लूं, बोलो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। बोलो तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है। बोलो यहाँ कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। बताओ 6 है, कितने की जरूरत है 2 की, जितने की जरूरत उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो बोलो कितना बॉन्ड बनाएगा ये 2 बॉन्ड। बोलो कौन सा है डबल कोवेलेंट। सिमिलरली मैं बात करूं N2 की, बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5, है ना। बोलो तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी है 8 होने से 3 की कमी है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा 3 बनाएगा। तो बोलो कितना बना देना है 3 बना देना है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का होता है,
सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट, है ना। तो सिंपल वर्ड में याद रखो कि जितने बॉन्ड की ज़रूरत होगी उतना ही बॉन्ड बनाएगा। चलो इन्हें याद कैसे रखना है बोलो। देखो जो आयनिक बॉन्ड बनता है ऐसा से समझ लो कि आयनिक बॉन्ड एक आपके और भिखारी के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दो फ्रेंड के बीच, है ना। दो, या समझ लो ऐसा कि दो बिजनेसमैन हैं, दोनों ने कहा चलो 20 लाख मैंने दिया, 20 आप दो, और जो बिजनेस खड़ा हुआ उस बिजनेस पर आपका भी पावर है और हमारा भी पावर है, समझ गए। तो ये जो बॉन्ड है इसे बोलोगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। दो बिजनेसमैन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब बोलोगे कैसे, चलो देखो आपने कभी, है ना, फ्रेंड को पैसा दिया होगा, है ना, कभी ज़रूरत पड़ गई, बोलता है 100 रुपये दे दो, ठीक है मैं कल दे दूंगा। आपने 100 रुपये दे दिया, अब वो साल भर में या 10 साल में भी आपको 100 रुपये नहीं मिलने वाला, है ना, समझ गए। तो ये आपका जो बॉन्ड है ना इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आपसे तो बोलेगा मुझे 200-400 रुपये दे दे, है ना, मैं कल वापस कर दूंगा, है ना। उसके बाद आपको वो कल आने में 15-20 साल लग जाएंगे तो भी नहीं आएगा, मतलब वो आपको वापस करने वाला नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा, अनइक्वल शेयरिंग, केवल आपने पैसा दिया वो तो दे ही नहीं रहा, आपने दे दिया पैसा उसे, अब वो आपको नहीं दे रहा। तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच कौन सा बॉन्ड है बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है, बोलो। अच्छा बताओ आप उसी, है ना, चलो देखो पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बताओ, देखो समझो, जैसे आपके, और मैंने भी एग्जांपल लिया कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होता है कोऑर्डिनेट। उसमें क्या होता है, आपका फ्रेंड आपसे बोलेगा मुझे को 500 दे दे, मैं कल वापस करूंगा और अगले 20 साल तक वापस नहीं करने वाला, है ना। तो इसमें क्या हुआ, केवल एक डायरेक्शन से पैसा गया, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, आपने तो पैसा दे दिया, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बट वो वापस नहीं कर रहा, मतलब शेयर वो उधर से नहीं आ रहा, बस एक तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा। आपने शेयर तो किया पैसा, बट उधर से नहीं आ रहा, मतलब अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग ना, आपने तो दिया लेकिन वो दे ही नहीं रहा, अगर वो देता तब इक्वल शेयरिंग हो जाता, लेकिन आपने दिया वो नहीं दे रहा। ये बोलो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो देखो अब बताओ, आपके फ्रेंड ने आपसे पैसा मांगा तो आप कब दोगे। अगर मान लो आप घर से बाहर हो, है ना, मान लो घर से बाहर पढ़ने के लिए आए हो कहीं, है ना, आप घर से बाहर हो, आपको 10,000 पर मंथ रिक्वायर्ड है, आपको अपने खर्च के लिए 10,000 रुपये हर मंथ चाहिए, है ना। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो पापा ने आपको 12,000 रुपये भेज कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर दोस्त ने मांगा तो आप करोगे कि 10,000 तो रख लेते हैं, 2,000 उसे डोनेट कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, बाद में मुझे वापस कर देगा, है ना, समझ गए। तो आप उसको पैसा तभी दोगे जब आपके पास पैसा अपनी ज़रूरत कंप्लीट होने के बाद बचा हो, है ना। अच्छा ऐसा समझ लो कि देखो 12 मत समझो, चलो मान लो पापा ने आपको 10,000 पर मंथ चाहिए और पापा ने 10,000 भेज दिया, है ना, और मान लो पैसा भी आज ही आया, तो आप एक ही दिन में पूरा पैसा तो खर्च नहीं कर दोगे ना, आपको पूरा 10,000 खत्म होने में मंथ के फर्स्ट से लेकर मंथ का लास्ट दिन तक पूरा खर्च होगा। और आपके फ्रेंड ने बोला मुझे दे दे, मैं बाद में दे दूंगा 10-15-20 दिन बाद, तो आप बोलोगे ठीक है 2,000 लेकर जा, तब तक मेरा चलता रहेगा, बाद में वापस कर देना, यही ना, समझ गए। तो आपको अभी, ठीक है, समझ गए, देखो, है ना। तो बताओ आप उसको तभी दोगे, देखो आपके पास 10,000 था, जरूरत थी 10,000 की और 10,000 ही आया है, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी करंट कंडीशन में ज़्यादा है, समझ नहीं पाए। तो आपको 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 आ गया, लेकिन क्या आप आज ही 10,000 खर्च कर दोगे, नहीं ना। अरे आज 200 करोगे, आज 500 करोगे, कल 1,000 रुपये करोगे, फिर अगले दिन 400 करोगे, ऐसे करोगे ना। तो आपको शुरुआत में तो 200-400 की ज़रूरत है ना, धीरे धीरे करके खर्च होगा आपका। तो आप बोल सकते हो कि 2,000 ले जाओ, मुझे, है ना, 20 तारीख को वापस कर देना, आज 1 तारीख है, कल 20 को मुझे वापस कर देना, तुम समझ गए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब देखो आपके पास पैसा ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 10,000 जरूरत है, 50,000 आ गया, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा बोलो कम भी नहीं है,
आप उसे डोनेट करने लायक कंडीशन में हो तभी आप डोनेट कर रहे हो। तो समझो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन को समझो आप। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5। बोलो 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, 1 2 3। देखो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका? हाँ कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको 10,000 चाहिए और 10,000 आ चुका है, मतलब आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, है ना। मैंने कहा 10,000 की जरूरत है, 10,000 आ गया, लेकिन आप एक ही दिन में पूरा थोड़ी खर्च कर दोगे, महीने के लास्ट तक खत्म होगा ना, समझ गए। देखो इसके पास नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन उसमें से बताओ क्या? 2 2 4 2 6 2 8 8 की जरूरत है और 8 आ गए। लेकिन इसके पास इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो खर्च नहीं हुए अभी तक, और कोई मांग ले तो उसको दे सकते हो, ले जाओ। देखो इसको दिख रहा H+, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब वो भी गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास? 0। और कितना इसे चाहिए होता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है, कितने की जरूरत हो गई अब? 2 की। तो ये बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो आप। तो हमने कहा कि कोई भी एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनाएगा जब उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, साथ में उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। देखो इसे बोलते हो लोन पेयर। जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, इसको बोलते हो लोन पेयर। 4 बच गए तो 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनता है। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 में 3 तो चले गए बॉन्ड में, बच गए 2, है ना। और देखो इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और पड़ोसी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, प्लस मतलब वो भी चला गया, तो कितने बच गए? 0। और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। इसे कितने की जरूरत हो गई? 2 की। तो बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दे। तो ये अपना बॉन्ड कौन सा है? बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो ये रहा आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो बोलो आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है? आपके और भिखारी के बीच में। कोवैलेंट कहाँ बनता है ना? 2 बिजनेसमैन के बीच में। और कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? सिंगल, डबल और ट्रिपल। और कोऑर्डिनेट कहाँ बनता है? 2 फ्रेंड के बीच में। पैसा दिया तो बट आने का नाम नहीं ले रहा, है ना। 500 दिया तो बोला 20 दिन में देंगे, बट नहीं मिलने वाला, जाओ, है ना। तो नोट कर लो आप फटाफट। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर होल्ड करते हैं, है ना। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो यहाँ जो पढ़ाया ना, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे वहाँ से IIT JEE और नीट, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स में क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर इसके बाद जो टॉपिक शुरू होने वाला है, ये भी जो पढ़ाया, ये आपको एक बेस मैंने क्रिएट करा। बॉन्ड कैसा के बारे में थोड़ा सा हमने एनालाइज करना सीखा, कैसा होता होगा बॉन्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, शेप क्या होता है, इन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।